नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों देश दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितने बुरे हाल हैं। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर घाटी के हालातों का रोना रो रहे थे, तभी पाकिस्तानी कब्जे वाले मुजफ्फराबाद, गिलगित, कोटली में हिंसा प्रदर्शन की फुटेज दिखलाई दी। कश्मीरी महिलाएं पाकिस्तान को गालियां देते हुए सुनाई दी। नौजवान यह कहते सुनाई दिए कि जो जिहाद या कि आतंकी ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते, उन्हें आईएसआई एजेंसी उठाकर टॉर्चर करती है। गुस्साई कश्मीरी महिलाओं ने पाकिस्तान के दहशतगर्द होने की बात कही। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने इसे प्रोपेगेंडा, झूठी वीडियो फिल्म बताया। तब सवाल है कि पाकिस्तान सरकार अपने कब्जे वाले कश्मीर में मीडिया को क्यों नहीं जाने देता? वहां पर्यटकों का वैसा जाना आना क्यों नहीं बना है जैसे कश्मीर घाटी में है? तथ्य है कि मानवाधिकार संगठन लगातार कहते हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को मानवाधिकार प्राप्त नहीं है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने इलाके को अलग थलग रखकर सेना की जबरदस्ती बनवाई हुई है। एक एनजीओ ह्यूमन राइट वॉच ने विस्तार से रिपोर्ट दी है कि सेना के दमन का दायरा बहुत व्यापक है। ताजा वीडियो से सवाल उठता है कि वहां की इस स्थिति को भारत सरकार क्यों नहीं उठाती? भारत की मशीनरी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की हकीकत बतलाने में क्यों ढीली है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की मौजूदगी में भारत जर्मनी के सरबराह इजलास में उम्मीद का इजहार किया है कि अगले साल के मुतय्यना मुद्दत तक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बिल नाफिज हो जाएगा। वजीर मालियात अरुण जेटली ने भी इसे हुकूमत की तरजीह करार दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत के लिए सरमाई इजलास में इसे पास करा पाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। हुकूमत के पार्लिमानी मैनेजरों को इसका अंदाजा है। हुकूमत मानसून इजलास के बाद एक खुसूसी सेशन तलब कर बिल को पास करवाना चाहती थी, लेकिन तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता की रुकावट डालने से ऐसा मुमकिन न हो सका। बताया जा रहा है कि बीजेपी के बड़े लीडरों ने जयललिता से इस बारे में तबादला ख्याल किया था, लेकिन उनको बिल पर एतराज था। तभी 2 दिन का खुसूसी इजलास बुलाने का मंसूबा मंसूख हुआ और इजलास को खत्म किया गया। जयललिता की हुकूमत के साथ हमदर्दी है, बावजूद इसके वो मुखालिफत कर रही हैं। इससे कांग्रेस को भी तक़वियत मिली है। कांग्रेस अपने 3 तरमीमात पर बज़िद है। उससे मुजव्वज़ा टैक्स की शरह को 1% कम करवाना है। इससे जुड़े इक़्तिसादी इशूज के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान छिड़ी जंग का भी इस बिल पर असर पड़ेगा। कांग्रेस अगले इजलास में भी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, सुषमा स्वराज वगैरह के इस्तीफे पर हंगामा करेगी और कांग्रेस राज्यसभा में कामकाज नहीं होने देगी। चुनांचे अगर हुकूमत को ये बिल पास कराना है तो उसे किसी तरह से कांग्रेस को तैयार करना होगा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी आरएसएस के निशाने पर क्यों हैं? कांग्रेस पार्टी के रहनुमा इस बात से हैरान हैं कि आरएसएस की मैगजीन पांचजन्य में राहुल गांधी को वैसे ही निशाना बनाया जा रहा है जैसे बीजेपी बना रही है। राहुल गांधी की टीम से जुड़े एक नौजवान लीडर का कहना है कि राहुल के बारे में बीजेपी की मैगजीन कमल संदेश में भले कुछ न शाये हो, लेकिन संघ की मैगजीन में जरूर शाये होता है। पांचजन्य के ताज़ा शुमारे में राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी करने वाली एक रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि वो पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान छुट्टियों पर थे, फिर भी उन्होंने तनख्वाह और भत्ता लिया। कांग्रेस ने इसे झूठ करार दिया है। पार्लियामेंट के दस्तावेज की बुनियाद पर कांग्रेस ने बताया है कि राहुल ने बजट इजलास के पहले मरहले की कोई तनख्वाह या फिर भत्ता नहीं लिया है। राहुल के बारे में संघ की मैगजीन में गलत रिपोर्ट शाये होना सभी के लिए हैरानी की बात है। इससे पहले गुज़िश्ता माह राहुल गांधी जब एक
इजलास में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हुए थे। तब भी संघ की मैगजीन में उनके छुट्टी पर जाने पर मजाक उड़ाते हुए एक मजमून शाये हुआ था। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि संघ और बीजेपी को राहुल गांधी से फिक्र होने लगी है, इसलिए वो लगातार उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जब तक वो राहुल को संजीदगी से नहीं लेते थे तब तक उनके बारे में लिखते बोलते नहीं थे। चुनांचे अब ऐसा लग रहा है कि संघ और बीजेपी में राहुल को संजीदगी से लिया जाने लगा है। मरकजी हुकूमत अराजी तहवील कानून में बदलाव के लिए लाए गए बिल में अहम तरमीमात से पीछे हट गई है। उसने यूपीए हुकूमत के बनवाए कानून के ज्यादातर तजावीज को ही तस्लीम कर लेने का फैसला किया है, लेकिन जराए का कहना है कि बिहार इंतखाबात के बाद हुकूमत के मौक़िफ़ में कुछ बदलाव पैदा हो सकता है। मरकजी वजीर देही तरक्यात चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस बात के इशारे किए हैं कि हुकूमत के तमाम मुतबादिल खुले हैं। हालांकि मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने काश्तकार रहनुमा महेंद्र सिंह टिकैत के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मंगल को कहा कि हुकूमत ने किसानों के मफादात में अराजी तहवील बिल को छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इक़्तिसादी इस्लाहात को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत इसे फिर से वापस ला सकती है। हुकूमत को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट एस अहलुवालिया की सदारत वाली कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत आगे बढ़ेगी। हुकूमत के जराए का कहना है कि पुराने कानून में कुछ तरमीमात किए जाने की जरूरत यकीनी तौर से है, लेकिन हुकूमत ने बिहार इलेक्शन को देखते हुए कदम पीछे खींचे हैं। अगर बिहार में नतीजे बीजेपी के हक में आते हैं तो हुकूमत इस पर आगे बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि नए सिरे से इस पर गौर खौज शुरू हो सकता है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर नुक्ताचीनी की है। बिहार असम्बली इंतखाबात के मद्देनजर इंतखाबी जलसे के दौरान आज शेखपुरा के बरबीघा में एक जलसे को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी बैरून मुल्कों में 16 बार सूट बदलते हैं। राहुल ने ये भी दावा किया कि उनके टोकने के बाद ही मोदी ने सूट पहनना छोड़ दिया और इस बार अमेरिका दौरे पर कुर्ते में नजर आए। राहुल ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने नीतीश कुमार का मुआवजा मोदी से करते हुए कहा कि नीतीश सिर्फ सफेद रंग के कपड़ों में नजर आते हैं। राहुल ने कहा कि बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना वाले भगाते हैं और मोदी जी इस पर कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा कि जहां भी इलेक्शन होता है बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को लड़ाने और फसाद बर्पा कराने का काम करती है। राहुल ने बिहार की आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो मुहतात रहें। वजीर आजम मोदी सिर्फ अपने मन की बात करना जानते हैं, उन्हें गरीब आवाम की तकलीफों से कोई वास्ता नहीं है। राहुल ने कहा कि बिहार में ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जिसके पास गरीबों के लिए वक्त न हो और वो सिर्फ सनतकारों और सरमायादारों के लिए काम करे। बिहार में ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जो गुरबा मजदूरों और पसमानदा अफराद की बात सुने और उनके लिए काम करे। राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को सही रास्ते पर ले आए हैं और हमारा इत्तेहाद एनडीए को शिकस्त देगा। अदालत उज़्मा ने आज कहा है कि कोयला घोटाला मामले में साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुल्जिम के तौर पर तलब करने के निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने वाली उनकी अर्जी पर खुसूसी बेंच समाअत करेगी। मनमोहन सिंह की जानिब से अदालत में पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने उनकी जानिब से दाखिल की गई अपील की जल्द समाअत का मुतालबा किया। सिब्बल ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह से कोयला तकसीम मामले से मुंसलिक नहीं है। चीफ जस्टिस HL दत्तू की सदारत वाली बेंच ने कहा कि हम इसे कोयला बेंच के हवाले कर देंगे और आप बेंच के सामने जाएं और उन्हें इस बात के लिए मनाएं कि ये कोयले से जुड़ा मामला नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले को अगले हफ्ते फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह को समन जारी करते हुए निचली अदालत ने कहा था कि पहली नजर में ये वाज़ेह होता है कि उस मुजरिमाना साजिश को शुरू में बिरला हिंडाल को और उसके 2 दिगर अफसरों ने रचा था, लेकिन बाद में पारेख को शामिल कर और फिर उस वक्त के वजीर कोयला मनमोहन सिंह को शामिल कर इसे आगे बढ़ाया गया था।
आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली व दिल्ली के साबिक वजीर कानून सोमनाथ भारती को आज दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने कल जमानत की अर्जी पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। अदालत ने भारती को 1 लाख रुपए की जमानत की रकम और 1 लाख रुपए की ही रकम का मुचलका भरने का हुक्म भी दिया। अदालत ने भारती को बगैर पहले से इजाजत के मुल्क छोड़कर कहीं न जाने और बुलाए जाने पर जांच में मदद करने का भी हुक्म दिया है। गौरतलब है कि सोमनाथ भारती घरेलू तशद्दुद और अहलिया के कत्ल की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार हुए थे और ये मामला उनकी अहलिया लिपिका मित्रा ने दर्ज कराया है। दादरी मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखने की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और उत्तर प्रदेश के वजीर आजम खान पर शिवसेना ने जमकर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने अखबार सामना के एडिटोरियल में लिखा है कि दादरी के सानहे पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखना मुल्क से गद्दारी है। गौरतलब है कि आजम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर मुतालबा किया है कि वो मुसलमानों के हालात पर तवज्जो दे। सामना में लिखा गया है कि आजम खान को मुल्क के किसी भी ओहदे पर बने रहने का अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन उन्हें फौरी तौर पर नाअहल करार दे। शिवसेना ने कहा है कि आजम खान ने हिंदुस्तान की धज्जियां बिखेरती हैं। मुलायम सिंह की धमनियों में जरा भी अगर मुल्क से मोहब्बत है तो वो आजम खान को घर बैठाएं। उन्हें आजम का इस्तीफा ले लेना चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। हैरानी वाला तथ्य है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में टूरिस्ट नहीं के बराबर जाते हैं। यदि वहां हालात सामान्य है और लोग खुश है तो उनका बाहरी दुनिया से मेलजोल बढ़ाने में इस्लामाबाद सरकार क्यों नहीं दिलचस्पी रखती। उल्टे सरकार ने इस क्षेत्र को अपने आतंकी अड्डों का खुफिया अड्डा बनाया हुआ है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का जो हिस्सा आता है उसे लेकर सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। तकनीकी तौर से उसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दीगर हिंदुवादी तंजीमें उसे गुलाम कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान के लोग उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। सबकी अलग अलग राय और अपनी अपनी वजह है। भारत के आईनी सियासी हालात ये है कि जम्मू कश्मीर भारत का लाजमी हिस्सा है और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को भी अपने साथ मिलाना है। आजादी के बाद से पार्लियामेंट में तजवीज पास कर इसे हालात को तस्लीम कर लेने के बावजूद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का इशू नहीं बनाया जाता है। दोनों ममालिक कश्मीर पर ही बात करते हैं। तभी जब गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि कश्मीर बंटवारे का अनसुलझा इशू है तो भारत ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया था। भारत की जानिब से कहा गया है कि कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर तकसीम का अनसुलझा एजेंडा है। भारत का ये मौक़िफ़ बिल्कुल सही और हक़ाइक़ पर मबनी है। जब जम्मू कश्मीर भारत का गैर मुनक़सिम हिस्सा है तो उस पर दो तरफा या फिर बाहमी फोरम पर भी क्या बातचीत होनी चाहिए। इसलिए कायदे से भारत को पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर ही बात करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है। तभी गुज़िश्ता 16 माह में बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का इशू मरकजी हुकूमत ने कलीदी इशू बनाया है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हकीकत को जाहिर करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस इलाके के नौजवान और खवातीन पाकिस्तान की मुखालफत करती हुई दिखलाई गई हैं। ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और वहां पाकिस्तानी अफवाज के गैर इंसानी बर्ताव के किस्से सामने आ रहे हैं। पीओके की हालत वैसे ही दिखाई जा रही है जैसे 70 की दहाई में मशरकी पाकिस्तान के हालात थे, जिसके बाद लड़ाई हुई और बांग्लादेश का कयाम अमल में आया। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान पीओके को भारत मुखालिफ सरगर्मियों का अड्डा बनाए हुए है। वहां पर दहशतगर्दों को तरबियत देने के लिए कैंप चलते हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्द हाफिज सईद अक्सर वहां देखा जाता है। वो तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को भारतीय सरहद में दाखिल होने और दहशतगर्दाना हमलों के लिए उनमें हौसला पैदा करता है।
इस मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने पीओके को बुरी हालत में रखा हुआ है। वहाँ के लोगों को जिंदगी की बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं हैं। उनके हुकूक इंसानी की लगातार खिलाफ वर्जी होती है और पाकिस्तानी फौज हथियार के दम पर उनको काबू में किए हुए रहती है। लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आने लगी है। इस सच्चाई को छुपाए रखने के लिए पाकिस्तान इस इलाके में लोगों की आमदोरफ्त को कंट्रोल करता है। सयाहों का पीओके में आना जाना लगभग नहीं के बराबर है। मीडिया को भी इस इलाके से दूर रखा जाता है। लेकिन अब भारत और कुछ दिगर बैनुल अक़वामी एजेंसियों ने सच्चाई दिखानी शुरू की है। इससे पाकिस्तान बौखला सा गया है। उसने तमाम खबरों और रिपोर्टों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की सच्चाई सामने आने से पाकिस्तान बैकफुट पर है। इस मामले में भारत की ये सफारती कोशिश कामयाब हो सकती है कि वो जब कश्मीर का इशू उठाए तो भारत पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मसला उठाकर उसे पीछे ढकेले। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर चर्चा करेंगे। सोचने वाली बात है कि गिलगित और बर्फीली पहाड़ियों के खूबसूरत इलाके वाले पाकिस्तानी कब्जे के कश्मीर को इस्लामाबाद ने टूरिस्ट कमाई का इलाका नहीं बनने दिया। सेना और आईएसआई ने इस इलाके को खुलने नहीं दिया। क्यों? जाहिर है इस क्षेत्र के कश्मीरी घुटन भरी जिंदगी जी रहे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो वीडियो आया है वो एक तरह से अविश्वसनीय, मतलब कि ऐसा वहां हंगामा है, ये बहुत हैरानी सी हुई। क्या सचमुच में भारत सरकार या हम लोग उस कश्मीर को लेकर सचमुच में जानकारी रखते हैं कि वहां की हकीकत क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ के बारे में यहाँ पे काफ़ी जानकारी है। वक्त और हर वक्त जब भी वहाँ कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है तो जहाँ के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, यहाँ के मीडिया ने उसको काफ़ी पब्लिसिटी दी है। जैसे कई साल पहले जब पाकिस्तान ने वहाँ मंगला डैम बनाया और पुराना मीरपुर डूब गया, मीरपुर जो कि एक पाक अधिकृत कश्मीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो जहाँ पे काफी चर्चा हुई। इंदिरा गांधी जी और वाजपेयी जी ऐसे नेताओं ने, फिर उसके बाद जब आज़ाद कश्मीर, जैसा कि वो स्थानीय नाम है उसका पाक अधिकृत कश्मीर का, तो उनके हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया कि गिलगित बल्तिस्तान को भी उनकी सरकार के नीचे लाया जाए, तो वो उसके खिलाफ नहीं किया गया, तो उसके खिलाफ भी और उसका काफी यहाँ पे रिएक्शन हुआ और यहाँ के न्यूज़पेपर्स में वो लीड स्टोरी थी। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर भरे और उनके नॉमिनेशन पेपर इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने शब्द नहीं दिखा रहे थे, तो उन्होंने फिर डिक्लेयर किया कि हम एलओसी की तरफ बढ़ेंगे। तब भी वहाँ गोली वोली चली थी और ये हुआ है वहाँ पे कई तरह के, पर जहाँ पे नहीं, तो वो आपके अनुसार आप दिल्ली एक्सपोजर शायद नहीं हो, पर यहाँ पे हर महत्वपूर्ण घटना का काफी नोटिस लिया गया। लेकिन अभी जैसे गिलगित बल्तिस्तान को लेके, गिलगित बल्तिस्तान को वो आजाद कश्मीर का जो स्थानीय नाम है पाक अधिकृत कश्मीर का, उसका हिस्सा नहीं मानते हैं। पर वहाँ पे जो भी वो स्टेप लेते हैं तो यहाँ पे काफी उसकी प्रतिक्रिया। लेकिन क्या वहाँ की हकीकत, सचमुच में वहाँ की सच्चाई, वहाँ के जो कश्मीरी है वो घुटे हुए हैं या वो अपने को अपनापन वहाँ फील कर रहे हैं? नहीं, जो देखे, जो 1947 में जो प्रो पाकिस्तान लीडरशिप थी जम्मू कश्मीर में, वो बाय एंड लार्ज उसी क्षेत्र से आई, तो वो वहीं पे हैं। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू कश्मीर की प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका भी वहाँ पे काफी दबदबा रहा कई साल। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का समझौता था पाकिस्तान के साथ और वहाँ मुस्लिम लीग के साथ कि वो पाकिस्तान के साथ के लिए ही काम करेंगे। तो पर उसमें कई विवाद खड़े हो जाते हैं, कई कंट्राडिक्शन है वहाँ पे। आज की तारीख में ये है कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी उस क्षेत्र में काफी दखल किया, कब्जा कर लिया, मतलब वहाँ राजनीतिक प्रभाव बन गया, राजनीतिक प्रभाव बना रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का पहले भी था थोड़ा बहुत, और पर कश्मीर आजकल सरकार उन्हीं की है वहाँ पे। तो मतलब कश्मीर की अपनी सरकार बेसिकली वो देखिए, वो कंट्राडिक्शन बेसिकली ये है कि वो
पूरे हिस्से को उनकी सरकार के नीचे नहीं रखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने अलग से रखा हुआ है और उसको एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोविंस की तरह ट्रीट करते हैं। प्रोविंस का दर्जा नहीं दिया। इस क्षेत्र को भी वो प्रोविंस नहीं कहते हैं, ना ही वो इसको अपना अटूट अंग कहते हैं। नहीं, तो इसमें ये कहते हैं कि इसको उन्होंने एक खास तरह से वो अपने संविधान में एक धारा दी हुई है जिससे ये कि ये आजाद, ये मतलब यहाँ ट्रेनिंग का और उसका वो बनाया जाए या आजादी के मूवमेंट का इलाका। उसको ये किया हुआ है कि जहाँ का जो भी फैसला होगा, कहने को ये है कि जहाँ का जो भी फैसला होगा वो यहाँ के लोगों की मर्जी के मुताबिक होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के मुताबिक। इसलिए उन्होंने नाम भी रख दिया इस तरह का, नहीं, जिस तरह कंफ्यूजन है। क्या ये हकीकत है? हकीकत नहीं है। हकीकत में ये है कि वहाँ का रिलीजन इस्लाम है, डिक्लेयर्ड है। वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कोई इस तरह की नहीं। और सेना और पुलिस का वहाँ की खुद से वहाँ की सेना का प्रभाव वहाँ पे शायद सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खूब है और वहाँ शायद पाकिस्तान से भी थोड़ा ज्यादा हो, पर उसके बावजूद जो वहाँ के पुराने लीडर थे, जिसमें जो पीढ़ी अब खत्म हो रही है, चौधरी गुलाम अब्बास थे, वो नहीं रहे अब अभी नहीं। और मीडिया की वहाँ फिलहाल सरदार क्यूम साहब की भी डेथ हो गई, तो जो इन लोगों ने अपना वहाँ असर रखा हुआ था जम्मू कश्मीर के नाम। और मीडिया की वहाँ जाना आना छूट है या और वहाँ पर्यटक बाहर से जा सकते हैं क्या वहाँ? क्योंकि नहीं, मीडिया का छूट है, हम लोग गए थे। पर ये गिलगित और ये इलाका काफी खूबसूरत है, वो पर्यटन के नाते जैसे हमारे घाटी के अंदर जो है कि पर्यटन बढ़ा हुआ, तमाम जाते आते हैं इस तरीके, वैसा वहाँ खुलापन क्यों नहीं आया? कारोबार पर्यटन का क्यों नहीं बना? जहाँ तक वो फॉरेन टूरिस्ट का ताल्लुक है, वो वहाँ काफी जाते हैं। गिलगित वगैरह काफी खूबसूरत है। पर मैं इस चीज को थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि गिलगित बल्तिस्तान और जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसको पाकिस्तान में अलग अलग, वो दोनों अलग अलग हो गए, जबकि वो पहले कश्मीर का हिस्सा था। जबकि वहाँ के हाई कोर्ट का फैसला है, पाक अधिकृत कश्मीर के हाई कोर्ट का, कि गिलगित बल्तिस्तान को भी हमारे साथ शामिल किया जाए, क्योंकि ये हमारा अनडिवाइडेड मूल इलाका, अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इस बात को नहीं मानना है। खूबसूरती में तो जवाब नहीं है, गिलगित तो बहुत तो वही मेरा कहना है कि खूबसूरत है। और यहाँ के हमारे के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल पार्क बना दें, कुछ ऐसा कर दें कि जिससे ये नहीं। तो वही मेरा कहना है कि वो क्या मतलब एक तरह से उस इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये एक वहाँ के कश्मीर के जानकार को मालूम पड़ जाती है। हाँ जी, आजकल कोई ज्यादा छिपके नहीं रह सकती बात। पहले भी नहीं रहती थी, पर पहले थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन मिलती थी, आजकल जल्दी मिल जाती है। कोई ऐसा और भारत सरकार उसको उस क्षेत्र को लेकर कोई फोकस बनाती है, बनाए हुए हैं आपके अनुसार? फोकस ऐसा कोई डेली फोकस या कोई शार्प फोकस लगता नहीं है। पर ये कहना गलत हो जाएगा कि जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर वहां की स्थिति पे नजर तो नहीं, एक तरह से अनदेखी सा मामला है। नहीं, नजर तो है, पर इतना शार्प फोकस नहीं है कि पता लगता रहे कि हर मिनट में की सूचना है, या कोई नजर रख रहा है कि हर मिनट में क्या हो रहा है। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।